मेजर रोहित ने कुर्सी संभालते ही बेरे को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। वो उस वक्त बदले हुए हुलिये में था। बेरे के कॉफ़ी लाने से पहले एक सफ़ेद पाम उसके टेबल के करीब आया। कैन आई सिट हियर प्लीज़? उसने कुर्सी की जानिब इशारा किया। थैंक्स कहकर उसने कुर्सी संभाली। मुझे डेवी कहते हैं रोहित साहब, उसने इंग्लिश में तारुफ कराया। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर रोहित अपनी हैरत पे काबू नहीं पा सका था। आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा ताल्लुक ब्लैक लिक्विड से है। डेवी का अंदाज ऐसा था गोया ब्लैक लिक्विड का नाम ही हर सवाल का जवाब है। डेवी साहब, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि आप मुझे कैसे पहचानते हैं। आपका ताल्लुक चाहे ब्लैक लिक्विड से हो या वाइट लिक्विड से। मेजर साहब, ब्लैक लिक्विड से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। मतलब आप मेरी निगरानी करवा रहे हैं कि बात शायद आपके हक में बेहतर ना हो। रोहित साहब, आप बात को किसी और रुख पर ले जा रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे आपसे कोई मुआहिदा करने आया हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे असल हुलिये से वाकिफ़ होंगे। अगर बदले हुए हुलिये में आपने मुझे पहचान लिया तो इसका एक ही मतलब है कि मैं आपकी निगरानी में हूँ। मेरी कोई कार्रवाई आप लोगों से पोशीदा नहीं, और इस तरह अपनी प्राइवेसी में मैं किसी को दखील होने की इजाज़त नहीं दे सकता। रोहित साहब, ना आपकी निगरानी कराई जा रही है और ना इसकी ज़रूरत है। आपका एड्रेस हाई कमान ने अपने आपके बड़ों से लेकर मुझे भेजा है। मैं समझा नहीं, आप वजाहत करना पसंद करेंगे? आप तो कन्फ्यूज़ ही होगी। डेवी हंस पड़ा। उसी वक्त बेरे ने कॉफ़ी का कप रोहित के सामने ला कर रख दिया। आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? नहीं, मेरे लिए कोई अच्छा सा कोल्ड ड्रिंक ले आओ। वो बराह रास्त बेरे से मुखातिब हुआ और बेरा इस बात में सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। आप कुछ बताने जा रहे थे? मेजर रोहित ने पूछा। मेजर साहब, बात यह है कि पिछले दिनों पाकिस्तान से 20 के करीब आला तालीम याफ्ता जवानों को इंडिया में ट्रेनिंग दी गई, जो वापसी पर पाकिस्तान रेंजर्स के हाथों हलाक हो गए। सिर्फ एक बंदा जिंदा बच सका, जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं है कि वो कराची पहुंच गया। उसका नाम इस्माइल शाह है। चलो, अब पता चल गया, मगर उससे आपका ताल्लुक? वही बताने जा रहा हूँ। बदकिस्मती से वो हमारी तंजीम के कराची कमांडर का जानी दुश्मन है और अपनी तंजीम के मेंबरों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। पिछले दिनों उसने हमारे आदमी की बेटी को अगवा करके हब्स भेजा में रखा। अब शायद वो उसे जान से मारने की कोशिश करे। ये सब देखकर हमने ज़रूरी समझा कि आपके इल्म में ये बात लाई जाए। इस मकसद के लिए आपके सीनियर से बात की गई तो उन्होंने आपका बताया कि वो कराची में मौजूद है, इस मामले को हैंडल कर लेगा। उन्होंने मुझसे बराह रास्त बात क्यों नहीं की? शायद राब्ते में कोई रुकावट पेश आ गई हो। अचानक रोहित को याद आया कि वो अपना नया नंबर हेडक्वार्टर को नहीं भिजवा सका था। अलबत्ता वो जो रिहाइश इस्तेमाल कर रहा था उसका एड्रेस हेडक्वार्टर में मौजूद था। उन्हें रिहाइश का एड्रेस आपको नहीं देना चाहिए था। उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि डेवी ने आसानी से सुन ली। मेजर साहब, आपके बड़े जानते हैं कि गो हमारी मंजिल जुदा है, मकासद अलग है, जो रास्ते हम इस्तेमाल करें वो भी अलग-अलग हैं। इसके बावजूद एक दूसरे के काम आना हमारी मजबूरी है कि हमारा दुश्मन मुश्तरक है। हम भी इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और आपका तो मकसद हयात ही यही है। इसलिए ये ना हो कि नादानस्तगी में हम एक दूसरे का नुकसान कर बैठे, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे दुश्मन को पहुँचेगा। सही कहा। रोहित ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप किसी तरह से इस्माइल शाह से मिलकर उसे फाजिल खान के हक़ में हमवार करें, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। फाजिल खान गालबन आपके कराची के नुमाइंदे का नाम है। ऐसा ही है। मगर डेवी साहब, ये शाह साहब मिलेगा कहाँ? और अगर मिल भी गया तो मेरी बात क्यों कर मानेगा? वो तो सिर्फ सुअर कबाशी पाशा महाराज को जानता है। उसे ढूंढना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर मुझे उसके बारे में कुछ मालूम हो गया तो ज़रूर आपके मतला करूँगा। बाकी आप उसे पाशा के हवाले से मिल सकते हैं। किसी तरह से उसे इस बात पर राज़ी करना है कि वो फाजिल खान की बेटी, बीवी वगैरह को कत्ल करके या उनकी इस्मत दरी करके अपना बदला ले ले, और जिस तरह उसे फाजिल खान ने अपनों से जुदा किया वो भी उसे अपनों से जुदा कर दे। यही सबसे बड़ा इंतकाम है। इसके अलावा भी आपको कोई तजवीज़ मुनासिब लगती है तो आप बरोएकार लाएँ। यूँ भी आपकी जो शोहरत सुनी है, इस लिहाज से ये काम आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। बस फाजिल खान को नहीं मरना चाहिए। वो बहुत काबिल एतमाद और काम का बंदा है। ऐसा बंदा शायद दोबारा बड़ी मुश्किल से मिले। अगर ऐसा कोई मरहला आने लगा तो मेरा ख्याल है इस्माइल शाह की कुर्बानी दे दी जाए कि फाजिल खान आपका बंदा ना होने के बावजूद बराह रास्त ना सही बिलवास्ता आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है। उसका फैसला मैं अपने बड़ों और इस्माइल शाह से मुलाकात के बाद कर सकूँगा। रोहित हतमी लहजे में बोला। ओके, विश यू गुड लक। डेवी ने जेब से 100 का नोट निकालकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे रखा और हाथ हिलाता हुआ रुखसत हो गया। रोहित ने भी उसे मना करने की कोशिश नहीं की थी कि वो अमरीकी मिजाज से वाकिफ था कि एक टेबल पे गपशप करने वाले दोस्त भी उठते वक्त अपना अपना बिल अदा करते थे, तो रोहित तो फिर भी एक अजनबी था। डेवी के होटल से निकलते ही उसने बेरे को बुलाकर कॉफ़ी का बिल अदा किया और होटल से निकल आया। उसका इरादा रहाइश गाह पे जाके हेडक्वार्टर बात करने का था। इस्माइल शाह की हिस्ट्री से वो नावाकिफ था। हेडक्वार्टर से ही उसे इसके बारे में तसल्ली बख्श मालूमात मिल सकती थी। फाजिल, आप कहाँ हैं? वो इंस्पेक्टर गुड़िया का बयान लेने पहुँच गया है। बस मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ।
बीवी को जवाब देकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। उस वक्त इस्माइल शाह के ठिकाने की तलाशी लेकर आ रहा था, मगर वहाँ वो कोई भी ऐसी चीज़ पाने में नाकाम रहा जो इसे इस्माइल शाह की तलाश में मदद दे सकती। नूरल, टाइम क्या हुआ है? वो फ्रंट सीट पे बैठे नूरल से मुखातिब हुआ। 5 मिनट ऊपर 9 है सेठ साहब। ड्राइवर गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाओ। और ड्राइवर ने जी सेठ साहब कहते हुए स्पीड बढ़ा दी। वो घर से थोड़ी दूर था कि एक मरतबा फिर मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पे टेवी का नाम चमकते देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। फरमाए टेवी साहब। वो चहका। बेटी की बाखैरियत वापसी ने उसके चिड़चिड़ेपन को दूर कर दिया था। सेठ साहब ने ब्लू लैंड में हूँ। ब्लू लैंड उसकी एक खूबसूरत कोठी थी जहाँ उसके अहम और खसूसी मेहमान ठहरते थे। अरे क्या कह रहे हो भाई, आप किस टाइम पहुँचे? अभी थोड़ी देरी हुई है। बस मैं चंद मिनट में पहुँच गया। राब्ता मुनक़ते करके वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ। ब्लू लैंड चलो। जी सेठ साहब। उसने नज़दीकी यू टर्न से गाड़ी वापस मोड़ दी। फाजिल खान घर का नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही वो बोला, रखशंदा, मुझे कुछ देर हो जाएगी थानेदार को बेबी का बयान लेने, तो इस दौरान तुम साथ मौजूद रहना। और दूसरी तरफ से ठीक है कि आवाज़ सुनते ही उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। थोड़ी देर बाद वो ब्लू लैंड पहुँच गए थे। गुड मॉर्निंग डेवी साहब। ड्राइंग रूम में दाखिल होती उसने खुशगवार लहजे में कहा, आए सेठ साहब। डेवी उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। मुआनका करके वो आमने सामने बैठ के थे। सेठ साहब, एक बहुत बड़ा गीला लेकर हाजिर हुआ हूँ। खुदा खैर करे डेवी साहब, इतना बड़ा हादसा होकर आपने हमें इत्तला ही नहीं दी। आखिर को तुम्हारी बेटी हमारी भी कुछ लगती है। डेवी साहब, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, इसलिए आपको परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। डेवी के मुंह से बेटी के अगवा की खबर सुनकर उसे हैरानी हुई थी। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि बेबी कितने ख़तरनाक गिरोह के शिकंजे से निकल कर आई है। गिरोह कहाँ था डेवी साहब? एक ही है। पुरानी दुश्मनी का बदला चुका रहा है, लेकिन अब उसके साथ मैं जो कुछ करूँगा उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। इसी बात का तो रोना है सेठ साहब कि आप असल हक़ाइक़ से लाइल्म है। आपने उसे वही पहले वाला इस्माइल शाह समझा हुआ है, हालांकि अब उसकी पुष्ट पनाही एक बहुत बड़ा गिरोह कर रहा है। वरना तेरा क्या ख्याल है, बेबी को अगवा करके वो हमारे अताब से बच सकता था? ये कैसे हो सकता है? फाजिल हकलाया, ऐसा ही है। और बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सरासर आपकी बेवकूफ़ी। आपने इंतकाम लेना था तो उसकी बहन को रखील बनाकर रख लेते। अगर उसके साथ उसका ज़िंदा रखना भी ज़रूरी समझते थे तो उसे अपाहज बनाकर ज़िंदा छोड़ देते। ये क्या कि 1 डिग्री होल्डर 6 फुट से लंबे सेहतमंद नौजवान को इस तरह इंतकाम का जुनून देकर छोड़ दिया। मैंने कब छोड़ा है? हवालात से भागा है। ये मौका उसे आपने ही फराम किया था। अगर हवालात तक जाने की नौबत ही ना आने देते तो कैसे फरार होता? बहरहाल अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। उसका हल सोचो कि क्या किया जाए। सुलह? मैं समझा नहीं। फाजिल खान के लहजे में हैरानी थी। आपको इस्माइल शाह से सुलह करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता डेवी साहब। फाजिल खान इस तरह की हालत में अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी हैसियत मेरे नज़दीक एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं। उसने मेरी गुड़िया को हब्स बेचा में रखा, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तशरीफ़ रखें सेठ साहब और आराम से सोचें। अब वो पहले वाला इस्माइल शाह नहीं रहा। वो जितना भी 30 मार खान बन गया हो, सेठ फाजिल उसके सामने नहीं झुक सकता। डेवी ने सोचने के अंदाज में सोफे से टेक लगा दी। सेठ फाजिल को कायल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। चंद लम्हों के बाद वो बोला, अच्छा तुम बताओ क्या करना चाहिए? मेरे पास तो एक ही हल है डेवी साहब। अपने तमाम आदमी उसकी तलाश में लगा देता हूँ, जहाँ मिलेगा पार कर देंगे। सेठ साहब, क्या उसके मरने के बाद उसका गिरोह आराम से बैठ जाएगा? वो कर ले जो उनसे होता है। सेठ फाजिल अब इतना गया गुजरा भी नहीं कि इस तरह की सड़क छाप गिरोहों से ना निमट सके। सेठ साहब, वो सड़क छाप गिरोह नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करे? अगर आप उनसे बदतर हैं तब भी ख्वामखा के दुश्मनी से हमारे काम का हरज तो होगा ना। अब यही देख लो, जब से आप अपनी बेटी की वजह से डिस्टर्ब हुए, तंजीम की खातिर 4 आने का काम भी नहीं कर सके। मुझे इसका एहसास है और जल्दी मैं आपकी शिकायत दूर कर दूंगा। सेठ फाजिल के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी। डेवी जल्दी से बोला, सेठ साहब, आप हमारी तंजीम का सरमाया हैं। आपको हल्का सा नुकसान भी पहुंच गया तो उसकी तलाफी सारी ज़िंदगी नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं मशवरा दे रहा था कि आप बेफ़ायदा दुश्मनियों से इज्तनाब करें। बाकी अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो इस बात में मैं आपको कभी भी मजबूर नहीं करूँगा। मेहरबानी डेवी साहब। फाजिल खान सपाट लहजे में बोला, कुछ खफा से लग रहे हैं आप। डेवी साहब, एक बात याद रखना, मैं अपने किसी हमवतन की बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी ही अहम शख्सियत क्यों ना हो। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्माइल का, तो उसने तो मेरी बेबी को तकलीफ दिया, उसको मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ? डेवी साहब, गुड़िया की चीखें, उसका रोना गिड़गिड़ाना मेरे दिमाग से उसी सूरत महू होगा कि उस पर इस्माइल के खून का छिड़काव किया जाए।
हिना की बेलिबासी मैं कब माफ़ कर सकता हूँ, उसका फटा हुआ लिबास मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। हमें तुम अपने हमरा पाओगे सेठ साहब, डेवी बादल नाख्वास्ता बोला। उसे पता चल गया था कि इस्माइल और फाजिल का टकराव नागुज़ेर है। उसे एहसास हुआ कि राग को इस्माइल के मुतालिक मालूमात देना उसकी गलती थी। उसे पहले फाजिल खान का अंदिया लेना चाहिए था। इस तरह इस्माइल के मामले में उसकी हठधर्मी ज़ाहिर हो जाती और डेवी खामोशी से इस्माइल शाह को रास्ते से हटा देता कि बड़े फ़ायदे के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और इस्माइल शाह से तो ये भी उसे बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। इन कीड़ों से निमटना मैं जानता हूँ डेवी साहब, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। पहले बेख्याली में उसे डंक मारने का मौका मिल गया था, अब उसकी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी और आप बेफिक्र हैं, मैं चंद ही दिनों में गुज़िश्ता आयाम की तलाफ़ी कर दूँगा। ठीक है सेठ साहब, अब इजाज़त दें, बस आपको ख़बरदार करने के सिलसिले में हाजिर हुआ था कि अब इस्माइल शाह को पहले वाला इस्माइल नहीं समझना। अपना और अपने घर वालों की हिफाजत का खातिर ख्वाह बंदोबस्त कर लेना। आज तो अपनी खिदमत का मौका देते। फाजिल खान के लहजे का रस्मीपन नुमाया था। डेवी को महसूस हुआ कि उसकी बात को फाजिल खान ने बहुत शिद्दत से महसूस किया, मगर जो होना था वो हो चुका था। यूँ भी कुमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। उसने खड़े होकर कहा, शुक्रिया सेठ साहब, फिर कभी सही, और सेठ से हाथ मिलाकर वो बाहर की जानिब चल दिया। फाजिल ने उसे दरवाजे तक रुखसत करने की जहमत नहीं की थी। हिना फाजिल अली खान की गुफ्तगू का पिन खोखला दिलशाद से पोशीदा नहीं रह सका। वो जान गया कि वो रट्टा रटाया बयान दे रही है, मगर वो कोई आम लड़की नहीं थी कि दिलशाद उसे धमका सकता। उसकी बात ख़त्म होते ही उसने बयान कलम बंद करने वाले को कहा, ओके साजिद, तुम बाहर गाड़ी में चले जाओ, मैं आता हूँ। और साजिद जी सर कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो रखशंदा फासिल से मुखातिब हुआ, बहन अगर नागवार ना हो तो मैं अपनी बेटी से अकेले में चंद सवाल करना चाहूँगा। ज़रूर भैया, वो खुश इखलाक़ी से बोली। यूँ भी दिलशाद की गुफ्तगू और बावकार अंदाज से वो काफ़ी मुतासिर हुई थी। उसके जाते ही दिलशाद अमीन ने आगे बढ़कर हिना के सर पर हाथ रख कर कहा, तुझे बेटी का है, इस नाते अगर मुनासिब समझना तो अपने अंकल के सवालों का सही जवाब दे देना। अगर ये मुमकिन ना हो तो खुदारा खामोश रहना, झूठ ना बोलना, मैं भी आपको मजबूर नहीं करूँगा। पूछिए अंकल, वो झिझकती हुई बोली। बेटी, अभी थोड़ी देर पहले जो कहानी आपने सुनाई है उसमें हकीकत का अंसर बहुत कम था और मैं हकीकत सुनना चाहता हूँ। दिलशाद की बात पर हिना ने खामोशी से सर झुका दिया। दिलशाद चंद लम्हे उसके बोलने का मुंतज़िर रहा, फिर बोला, बेटी ये बात ऑफ द रिकॉर्ड होगी। सरकारी तौर पर आपका वही बयान रिकॉर्ड रहेगा जो आप कलम बंद करा चुकी हैं। ये बात आपके और मेरे दरमियान राज रहेगी। अंकल, इसमें आपका फ़ायदा? एक बेगुनाह की निजात के लिए शवाहिद की ज़रूरत है। कौन बेगुनाह? शायद जो आपका मुजरिम है, इस्माइल शाह। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो धीरे से बोली, वो मेरा मुजरिम नहीं है, पर तेरी कहानी तो कुछ और कहती है। वो सच्ची नहीं थी। तो सच क्या है? वो बेगुनाह है, उसके साथ जुल्म हुआ है। ये तो उसका ज़र्फ है कि उसने दुश्मन की इज्जत को पामाल नहीं किया। मैं सारी कहानी सुनना पसंद करूँगा। और हिना धीमे लहजे में अगवा के दिनों की सारी दास्तान बिला कमकास्ट उसके कानों में उसके सामने दोहराने लगी। आखिर में वो कह रही थी, अंकल, एक जवान मर्द का हाथ आई बेबस लड़की जिसके बाप को वो दुश्मन जानता, इस तरह बग़ैर कुछ कहे छोड़ देना आज के दौर में नामुमकिन लगता है, और उसकी ये मेहरबानी मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। बेटी, बड़ी मेहरबानी कि तुमने मुझ पे एतमाद किया। यकीन रखो तुम्हारी ये बातें इस दिल में दफन रहेंगी। वो मल्तजी लहजे में बोली, अंकल अगर हो सके तो उस पर लगे इल्ज़ामात साफ़ कर देना, वो वाक़ितन मज़लूम है। ज़रूर बेटी। दिलशाद को वो हमदर्द सेठ ज़ाती बहुत अच्छी लगी। अब मैं चलूँगा। उसके सर पर हाथ रख कर वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो चंद सिपाहियों के हमरा उस मकान का रुख कर रहा था जहाँ हिना को कैद रखा गया था। सर्ची इंस्पेक्टर हुक्मदार साहब से मिलना था। इस्माइल थाने के गेट पे खड़ी संतरी से मुखातिब हुआ। संतरी जवाबन बोला, मगर वो तो यहाँ नहीं होते, पहले तो यहीं होते थे। संतरी फलसफियाना लहजे में बोला, पहले तो परवेज़ मुशर्रफ भी पाकिस्तान का सदर हुआ करता था, आजकल कहाँ है? वो तो खैर इंग्लैंड में है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ पहुँचे हैं? इस्माइल भी उसी के अंदाज में बोला, वो गरीब नाजिमाबाद से आगे नहीं जा सका। उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा? भाईजान, वो नाज़िमाबाद थाने का इंचार्ज है, यहाँ पे होता तो ज़रूर उसका नंबर मेरे पास होता। चलो बादशाह हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। इस्माइल गेयर बदलता हुआ आगे बढ़ गया। उसका रुख नाज़िमाबाद थाने की तरफ था। वहाँ पे उसे संतरी से हुक्मदार का नंबर भी मिल गया। छुट्टी के टाइम तक वो थाने के बाहर टहलता रहा, जब तक कि हाकिम दाद को अपनी नज़रों से देखकर उसने तस्दीक न कर ली कि यही उसका मतलूबा आदमी है। उसका ताक़ुब करते हुए इस्माइल ने उसका घर भी देख लिया। उसका एक अहम टास्क मुकम्मल हो गया था। बाकी का दिन उसने चंद ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में सर्फ किया। शाम तक वो वापस अपने मकान पे पहुंच गया था। बैरूनी दरवाजे का ताला खोलते हुए एक सोच उसके जहन में दर आई।
اگر تالا کھولنے کے بجائے میں دستک دے رہا ہوتا اور اندر کوئی منتظر ہوتا، پر کون ہوتا؟ اس سوالیہ سوچ کے ساتھ ہی ہینا کی شبیہ اس کی آنکھوں میں ابھری اور اس کے ساتھ اس کی شوق آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ٹائم دیکھا ہے؟ سارا دن کہاں غائب رہی؟ پتہ ہے کب سے بھوکی بیٹھی ہوں؟ ہاں، کب سے بھوکی بیٹھی ہوں؟ اس نے زور سے سر چٹکا۔ اس کو کہتے ہیں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا۔ موٹر سائیکل ذہن میں کھڑی کر کے وہ اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دلشاد امین، میں تمہاری بات سے متفق ہوں کہ اسماعیل شاہ بے گناہ ہے، مگر عدالت ثبوت اور گواہ مانگتی ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیل شاہ کا بھی پتہ نہیں وہ کہاں ملے گا، اور پہلے وہ بے گناہ تھا تو کیا اب تک بے گناہ ہی ہے یا کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے جس سے وہ سزا کا حقدار ٹھہرے؟ ایس پی سکندر حیات نے دلشاد امین کی زبانی ساری تفصیلات سننے کے بعد رائے دی۔ سر، ان سارے مسائل کا حل اسماعیل کی گرفتاری ہے۔ ایسا ہی ہے، مگر جتنی جلدی اس سے رابطہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہ ہو وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھے کہ بے گناہ سے مجرم بن جائے۔ سر، کبھی کبھی حالات آدمی کو مجرم بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دلشاد، مگر جرم کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ جرم ناقابل معافی ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے تلاش کرو۔ سر، میرا اندازہ ہے کہ اس کا اگلا شکار انسپکٹر حاکم داد ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایس پی کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر، حاکم داد نے اس کی بہن کو ناکردہ جرم کی پاداش میں گرفتار کیا تھا، اور پھر اسے فاضل خان کے حوالے کرنے والا بھی وہی تھا۔ فاضل خان سے اسماعیل شاہ خاطر خواہ انتقام لے چکا ہے۔ باقی وہ تھوڑا مشکل ٹارگٹ ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ پہلے وہ آسان ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو تم حاکم داد سے مل کر اسے اس خطرے سے آگاہ کرو۔ وہ اس کا زمین کے اوپر ہونے سے زمین کے نیچے ہونا زیادہ بہتر ہے، مگر پھر بھی ہمارا جو فرض بنتا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر اسماعیل گرفتار ہو گیا تو اس کو بندوبست میں ضرور کروں گا۔ اس کی پہلے بھی بہت سی شکایتیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن کبھی ثبوت کی عدم موجودگی میں بچ جاتا ہے، اور کبھی کوئی اونچے لیول کی سفارش سے اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ سر، ایسے معاملات میں ہمیں کسی کی سفارش نہیں ماننی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر عمل نہیں کر پاتا۔ کوئی نہ کوئی ایسی سفارش آ جاتی ہے جو مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ سر، اس کے لیے ہمیں بہت سے رشتوں اور تعلقات کی قربانی دینی پڑے گی۔ یار دلشاد، اکیلا چنا پھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ پھاڑ پتن۔ سر، کسی کو تو پہلا قطرہ بننے کی جرات کرنی پڑے گی۔ اچھا یہ بتاؤ، حاکم داد کی حفاظت کا بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا یا اسے بتا دینا کافی ہے؟ ایس پی صاحب نے موضوع بدلا۔ سر، وہ اسکول ماسٹر نے کہ ہم اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے رہیں، یوں بھی اس کے پاس پورے تھانے کی نفری موجود ہے، جو مناسب سمجھے گا کرتا رہے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم اسے خبر کیے بغیر اپنے طور پر اس پر نظر رکھنا، شاید اسماعیل سے ملنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اوکے سر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اجازت دیں، اور ایس پی کے اس بات میں سر ہلانے پہ وہ اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا ناظم آباد کا رخ کر رہا تھا۔ تھانے کے گیٹ پہ کھڑا سنتری اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے ایڑیاں بجا کے دلشاد کو سلوٹ کیا۔ وعلیکم السلام کہتا ہوا وہ کار تھانے کی پارکنگ میں لے گیا۔ چند لمحوں بعد میں انسپکٹر حاکم داد کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ خوش آمدید دلشاد صاحب۔ حاکم داد نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ آج کہاں بھول پڑے؟ آپ سے تھوڑا کام تھا۔ تشریف رکھیں سر۔ پہلے یہ بتائیں کہ کیا چلے گا، ٹھنڈا یا گرم؟ نو تھینکس، ابھی ایس پی صاحب کے آفس سے چائے پی کر اٹھاؤں۔ دلشاد نے کرسی سنبھال لی۔ ایسے پولیس والوں کی دعوت وہ ہمیشہ خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا جہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہ برتی جاتی ہو۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ حاکم داد نے بھی اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بھی دلشاد کی کیٹیگری سے واقف تھا۔ آپ کام بتائیں۔ آپ اسماعیل شاہ نامی کسی آدمی سے واقف ہیں؟ اسماعیل شاہ؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں سر، ایسا کوئی آدمی ذہن میں نہیں آ رہا۔ سیٹھ فاضل خان سے واقف ہیں؟ دلشاد نے ایک دوسرا سوال کیا بڑے اچھے طریقے سے۔ اور ہاں، کہ آپ اس اسماعیل شاہ کی بات تو نہیں کرے جو حوالات سے بھاگ گیا تھا؟ فاضل خان کے نام سے حاکم داد کے حافظے میں اسماعیل شاہ کا نام ابھرا۔ صحیح پہچانا، میں اسی اسماعیل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا گرفتار ہو گیا ہے؟ حاکم داد کے لہجے میں چھپی دلچسپی بہت واضح تھی۔ نہیں، بلکہ آج کل وہ ایک خطرناک شخص کے روپ میں سامنے آیا ہے۔ اس نے سیٹھ فاضل کی بیٹی کو اغوا کر کے ہفتہ بھر اپنے پاس قید رکھا، اس سے $10 لاکھ کا تاوان وصول کیا۔ اب جہاں تک ایس پی صاحب کا اندازہ ہے، اس کا اگلا ٹارگٹ سیٹھ فاضل کو قتل کرنا یا آپ کو نقصان پہنچانا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسے گرفتار کرنے والے آپ ہی تھے۔ دلشاد نے نپے تلے الفاظ میں اپنی بات اس تک پہنچائی۔ ہاں ہاں ہاں، حاکم داد کا کہکا کافی بلند تھا۔ دلشاد صاحب، آپ بھی نہ بس۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے انسپکٹر صاحب؟ کیوں نہیں ہے؟ حاکم داد کی ہنسی اب تک نہیں تھمی تھی۔ پولیس انسپکٹر کا کام مجرم کو پکڑنا ہے، اور ایسا ہی میں نے کیا تھا۔ اب اس بات پہ کوئی الو کا پٹھا مجھ سے انتقام لے گا، اور وہ بھی ایسا آدمی جسے اگر میرا ایک تھپڑ لگ جائے تو 3 کلا بازیاں کھائے گا۔
ہمارا کام آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ اس کی ہنسی نے دلشاد کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ برا نہ مانیے گا دلشاد صاحب، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، بس ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ پولیس انسپکٹر ایک ایسے مجرم سے چھپتے پھریں گے جو خود حوالات سے بھاگا ہوا ہے۔ ایک ایسا فرد جو لازمی کسی پولیس والے کو دیکھتا ہوگا تو اس کی شلوار گیلی ہو جاتی ہوگی۔ ویسے یہ درست خیال ایس پی صاحب کی عقل کامل میں کیسے آیا، اور بالفرض اس نے ایسے سوچ ہی لیا تھا تو آپ جیسا آفیسر اس پہ مہر سخت کرنے کے لیے میرے پاس دوڑا چلا آیا۔ حاکم داد صاحب، میں ایک دفعہ پھر سنجیدگی سے آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ احتیاط میں آپ کا فائدہ یہ نہ ہو آپ کو بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ دلشاد امین نے کرسی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے دلشاد صاحب، پر آپ بیٹھے تو صحیح، کچھ گپ شپ کرتے۔ دلشاد کو حاکم داد کی طنز کے لبادے میں لپٹی ہوئی ٹھیک ہے بھی بہت بری لگی۔ وہ بمشکل اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہوا بولا، نہیں سر تھینکس، اب میں چلوں گا۔ حاکم داد نے بھی اصرار نہیں کیا اور اس کا مسافر کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے چند دن اسماعیل نے تیاری میں گزارے۔ وہ حاکم داد پہ کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس دوران اس نے اس کی نگرانی جاری رکھی۔ ایک ایک کی باتیں بڑی پختگی سے اس کے ذہن میں نقش تھیں۔ یاد رکھو، جلد بازی ہمیشہ کام بگاڑ دیتی ہے، تیز رفتاری اس وقت تک قابل تعریف ہے جب اس میں درستی شامل ہو، ورنہ ایسی تیز رفتاری وبال کا باعث بنتی ہے۔ کوئی بھی منصوبہ بناتے وقت خوب سوچو، چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز مت کرو۔ جب حملہ آپ نے کرنا ہے تو پھر وقت کی کیا کمی۔ اس وقت وہ حاکم داد کے مکان سے تھوڑے فاصلے پہ موجود تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ حسب معمول گھر سے نکل کر تھانے کی جانب بڑھ گیا، لیکن اسماعیل اس کا تعاقب کرنے کے بجائے وہیں پہ کھڑا رہا۔ آج اس کا ارادہ اس کے گھر کی نگرانی کا تھا۔ اچانک موبائل کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ہنا کے موبائل پہ کسی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہوئے وہ محتاط انداز میں بولا، میں بول رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں ہنا کی دلکش آواز گونجی۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا، کون میں بی بی، اور میں تو کسی نئے کو نہیں جانتا۔ ہنا بات کریں اتنی جلدی بھول گئے؟ نہیں بھولا تو نہیں ہوں، مگر ہر بندے کی آواز سے تو نہیں پہچان سکتا نا۔ تو کس کو آواز سے پہچان سکتے ہو؟ وہ کم از کم آپ نہیں ہیں۔ اسماعیل کا سپاٹ لہجہ اسے دکھی کر گیا، مگر جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں ایک عجیب اعتماد ڈر آیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بی بی، میرے جھوٹ سچ کو چھوڑو، کال کرنے کا مقصد بتاؤ۔ میں نے نیا کنیکشن لیا ہے، سوچا آپ کو اپنا نمبر بتا دوں، اسی بہانے آپ کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی۔ دیکھو بی بی، آپ نے پہلے مجھے خطرے سے آگاہ کر کے اچھائی کی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کو ایسی کوئی تگدو کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ وہ شوق لہجے میں بولی، اگر رکھ سکتے تو مجھے فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ مس، میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں فاضل علی خان کا دشمن ہوں جو کہ آپ کے پیارے پاپا ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے پاپا کے مستقبل کے قاتل سے کوئی واسطہ رکھنا چاہو گی۔ وہ آپ کا اور پاپا کا معاملہ ہے، آپ اس کی بیٹی ہیں۔ ہاں، مگر ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوتا ہے۔ عرف عام میں اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے۔ ہاں، مگر وہ حشر کے میدان کی بات ہے، یہ دنیا جہاں رشتوں کی ڈوری آپ کو لا تعلق نہیں رہنے دیتی۔ اگر آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں تو کیا آپ مجھے اپنے باپ کا قتل معاف کرتی ہیں؟ شاہ جی، وہ میرا باپ ہے، میرے سر کا صاحبان ہے، اس کی خدمت اور فرما برداری میری جنت ہے۔ قتل کی اجازت تو چھوڑے، میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ ہنا کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا دشمن ہوں، وقت آنے پہ شاید میں آپ پہ بھی گولی چلانے پہ مجبور ہو جاؤں۔ شاہ جی، برا نہ ماننا، میں ایک تجویز پیش کرتی ہوں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے باپ کی وکالت کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنے گھر کی قیمت زبردستی وصول کر لیا۔ آپ کی امی جان اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کریں، اس کے قاتل کو آپ ہلاک کر چکے ہیں۔ اب رہ کی گڑیا کی بات، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے اغوا کیا، بے لباس کیا، میرے والد کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا۔ گو اپنے اعلیٰ زر کی وجہ سے آپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میرے والد کی سوچ کے مطابق تو آپ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ باقی پہل میرے والد کی طرف سے ہوئی تھی تو اس کا بدلہ آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا لیں۔ ویسے بھی ہماری سندھی روایات کا یہی ہے کہ دشمن کی بیٹی، بہن وغیرہ کو بنی کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ بی بی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تجھے چھوڑنے کی۔ اسماعیل آپ سے تو پر آیا تھا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ویسے تجھے میری کون سی حرکت پہ یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں تیری محبت میں مرا جا رہا ہوں؟ بے وقوف، مجھے فاضل خان اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے اتنی نفرت ہے جتنی مومن کو شیطان سے ہوتی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تجھے یعنی اس کی بیٹی کو گھر رکھ لوں۔ ایسی کون سی بات خود میں نظر آئی کہ تو نے خود کو ملکہ حسن سمجھ لیا؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ صرف اس لیے خود پہ جبر کر رہے ہیں کہ میں فاضل خان کی بیٹی ہوں۔ بی بی، تمہارا دماغ مجھے کھسکا ہوا لگتا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔
शाह जी प्लीज, माजी की तलखियों को भुलाकर हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये पट्टी तुम्हें वालिद ने पढ़ाई होगी। हिना बीबी, मैं इतनी आसानी से उसे माफ नहीं कर सकता। और तुम्हारा खटिया तज्जिया के मेरी माँ का कातिल मारा गया बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ आलय कत्ल था, असल मुजरिम फाजिल खान है। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि गुड़िया का बदला पूरा हो गया? उसे फाजिल खान जैसे नीच ज़हनियत रखने वाले आदमी ने अपने कुत्तों के आगे डाल दिया था। उसकी चीखें आज भी मेरी समातों में जहर घोल रही हैं। नहीं मिस, फाजिल खान को उसका हिसाब देना पड़ेगा। और ख़बरदार, आज के बाद मुझसे रब्ता रखने की कोशिश की तो याद रखो, अब अगर तुम मेरे हाथ आ गई तो शायद मैं तुम्हें माफ़ ना कर सकूं। शाह जी, आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपसे डरती हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो जगह बताएं, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। जहाँ तक राब्ते का ताल्लुक है वो तो अब ख़त्म नहीं हो सकता। भूल है तुम्हारी, अब ये नंबर तुम्हें बंद मिलेगा। नहीं शाह जी, ऐसा ना करना, उसने मलतजी लहजे में कहा। मिस हिना, हमेशा के लिए खुदा हाफिज़। आखिरी बात यही है कि काश तुम फाजिल अली खान की बेटी ना होती। ना चाहते हुए भी इस्माइल के लबों से निकला और उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। चंद लम्हों बाद दोबारा मोबाइल की घंटी बजी। हिना का ही नंबर था, मगर इस्माइल ने कॉल मुनक़ते करने का बटन दबाकर कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल ऑफ कर दिया। मुझे पहले ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। सांप का बच्चा संपोलिया ही होता है। उसकी सारी कोशिश मुझे अपने मकसद से हटाने की थी। हाँ, इससे शादी कर लूँ और अपने इंतकाम को भूल जाऊँ। गोया लड़कियाँ पाकिस्तान से ख़त्म ही हो गई हैं और इसके अलावा मुझे मिलेगी ही नहीं। पैसा होना चाहिए, पैसा रोज़ाना की नहीं मिलती है। उसका मूड सख्त बिगड़ गया था। वो वहाँ से रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक मारूफ होटल में दाखिल हो रहा था। कमरा चाहिए और पार्टनर भी। वो धीमे लहजे में काउंटर मैन से मुखातिब हुआ। सर इस टाइम? हाँ, अभी इसी टाइम। और ये तेरी टिप है। उसने 5,000 का नोट उसकी जानिब बढ़ाया। अगर पीस सुथरा हुआ तो और भी दूंगा, रकम की फिक्र न करना। 3 बड़े नोट उसकी जानिब बढ़ा के वो बोला, ये एडवांस रख लो। रिसेप्शनिस्ट पैसे वसूल करता हुआ खुशी से भरपूर लहजे में बोला, सर ये ले, रूम की चाबी, आधे घंटे में पार्टनर आ जाता है। एक विस्की की बोतल भी भिजवा देना। ओके सर, रिसेप्शनिस्ट बोला। और इस्माइल सर हिलाता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ के अंदर दाखिल होकर उसने तीसरे फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कमरे में दाखिल होकर जाने उसकी जी में क्या आया कि वो हिना का मोबाइल ऑन करते हुए उसे कॉल करने लगा। पहले ही घंटे पे कॉल रिसीव कर ली गई। शाह जी, उसका लहजा खुशी से भरपूर था। मैं जानती थी आप कॉल करेंगे। मिस फाजिल अली खान, मैंने सिर्फ ये बताने की कॉल की है कि बाजार भरा पड़ा है हिनाओं से, और मैं तुम्हारी जैसी लड़की के लिए अपना मिशन भूल जाऊँ। चंद टकों में सिर्फ एक खूबसूरत लड़की दस्तयाब है। अब इस वक्त भी मेरे पास एक हिना आने वाली है, समझी? इतनी सी औकात है तुम्हारी, इतनी सी। चंद टके दिए और आधे घंटे के नोटिस पे वो मेरे पास होगी। अगर शक है तो पैराडाइज होटल 3rd फ्लोर रूम नंबर 9 के बारे रिसेप्शनिस्ट से तस्दीक कर लो। शाह जी, वो हिना नहीं, कोई मजबूर रेहाना होगी, माशरे की सताई हुई, मजबूरियों के बंधन में गिरफ्तार, किसी बीमार की बहन या बेटी भूख और अफलास के शिकंजे में जकड़ी हुई, महरूमियों की परवरदा, ऐसी जो आपके लिए नहीं, सिर्फ चंद टकों के लिए ही आएगी। उसका मतमए नज़र रुपए हैं शाह जी, नहीं। जबकि हिना को ना तो पैसे चाहिए, ना कोई और आसाइश, सिर्फ शाजी चाहिए। माल दौलत तो वो शाजी के लिए छोड़ कर आएगी, कोई भी हो, कुछ भी हो। वो हिजान ज़दा लहजे में बोला, मेरी रिहाना नहीं रही, मुझे किसी की रिहाना की परवाह नहीं। मजबूर है तो अपने लिए, महरूम है तो क्या हुआ, फाका कश है तो मुझे गम नहीं। मेरा काम है अपनी भूख मिटाना। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे कब है? मैं कौन सा उसे अपने गले का हार बनाना चाहता हूँ? आज ये है, कल कोई और आ जाएगी। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हिना के लहजे में एतमाद झलक रहा था। कौन है मुझे रोकने वाला? मैं ये करता रहा हूँ और करता रहूँगा, समझी? करता रहूँगा। मैं रोकूंगी और मैं यहीं पे आ रही हूँ। हाँ, तुम आकर देखो, मैंने तुम्हारी टांगें ना तोड़ दी तो कहना। मगर उसकी बात हिना तक नहीं पहुँची और वो राब्ता मुनक़ते कर चुकी थी। उसी वक्त उस कमरे पे दरवाजे पे दस्तक हुई और फिर उसकी आवाज़ देने से पहले दरवाज़ा खोलकर जदीद तराश खराश के शोको शंख लिबास में मलबूस कम या ज़्यादा एक 25-26 साल की लड़की दाखिल हुई। सफ़ेद खिलता हुआ रंग और नए नक्श काफ़ी जाजिब नज़र थे। गुड मॉर्निंग सर, वो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाती हुई बोली। कुंडी खोल दो, वो सपाट लहजे में बोला। और 11 बजे कौन सी मॉर्निंग होती है? हमारी मॉर्निंग दिन 12 बजे से शुरू होती है, इस लिहाज से अभी सवेरा है। वो कुंडी खोलकर मुस्कुराती भी बोली। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गुमास थी कि उसे नींद से जगाया गया था, मगर इसके बावजूद उसकी रस्मी मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि रिसेप्शनिस्ट उसे असामी के तगड़ी होने का यसमुर्दा सुना चुका है। कुंडी खोलकर उसने अपने शोल्डर बैग को खोलकर विस्की की
सर बामोहर बोतल निकाली और इस्माइल के सामने तपाई पे रख दी। दीवार गिर अलमारी से खूबसूरत डिज़ाइन के 2 गिलास निकालकर उसने वो भी तपाई पे रखे और इस्माइल के साथ ही सोफे पे जुड़कर बैठ गई। तो सर क्या ख्याल है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जब उसने इस्माइल की जानिब से कोई पेशकदमी ना देखी तो मुतरन्नम आवाज़ में मुस्तफसर हुई, आप अगर साथ वाले सोफे पे तशरीफ़ ले जाएं तो मेहरबानी होगी। मैं समझी नहीं सर, उसका लहजा उलझा हुआ था। मेरा ख्याल है मुझे रूम नंबर 9 ही बताया गया था। ये रूम नंबर 9 ही है, इस्माइल बोला और उसे हरकत ना करते देखकर खुद वहाँ से उठकर बेड की पायती की जानिब बैठ गया। नरम तकिया उठाकर उसने गोद में रख लिया था। यूनिवर्सिटी से यहाँ आने तक उसे आधा घंटा तो लग ही जाएगा, मगर मुश्किल है कि वो इतनी जुर्रत करे। ये भी तो हो सकता है कि अपने वालिद को इत्तला देते और मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जहन का मशवरा मानने के बजाय वो वहीं बैठा रहा। सर बोतल खोलूं? उसकी खामोशी से तंग आकर वो एक मरतबा फिर मनमनाई। अगर तूने पीनी है तो खोल सकती हो। उसने मुंह बनाते हुए फ़ोन उठाया और वेटर को बर्फ़ लाने का कहने लगी। जब तक बेरा बर्फ़ लाता वो गहरी निगाहों से इस्माइल को घूरती रही, मगर इस्माइल उससे बेपरवाह सोचों में गुम रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। यस, वो बाआवाज़ बुलंद बोली और बेरा ट्रे में आइस क्यूब्स लेकर अंदर दाखिल हुआ। ट्रे बोतल के साथ तपाई पे रखकर वो जिस तरह अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह खामोशी से बाहर निकल गया। क्या किसी का इंतज़ार है? अपने लिए गिलास तैयार करते हुए उसने पूछा। आप खामोश नहीं रह सकती, वो उकताए हुए लहजे में बोला। वो खूबसूरत लड़की उसे चुड़ैल दिखाई दे रही थी। अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो बुलाया किस लिए था? बीबी, तुम्हें सिर्फ मुआवजे से मतलब होना चाहिए। मैं घंटों के हिसाब से मुआवजा वसूल करती हूँ। अगर घंटे से ऊपर 1 मिनट भी गुजर गया तो 2 घंटे के चार्जेस लूँगी। वो गिलास से हल्का सा सिप लेती हुई इत्मीनान भरे लहजे में बोली, लेकिन इस्माइल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। गिलास खाली करके वो दोबारा भरने लगी। अचानक दरवाजे को धकेलते हुए हिना खान अंदर दाखिल हुई और इस्माइल के चेहरे पे छाई बेसुकूनी गहरे इत्मीनान में ढल गई। हिना ने एक मरतबा फिर उसे हैरान कर दिया था। हल्के आसमानी रंग की शलवार कमीज़ में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वो फाहिशा भी हैरान हो गई। वो सीधी उस फाहिशा के सामने पहुंची। मिस, अब आप जा सकती हैं। मुझे तुमने नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हारे कहने पे चली जाऊं, वो बदतमीज़ी से बोली। हिना ने पीछे मुड़कर इस्माइल को गहरी निगाहों से देखा। वो घबरा कर बोला, बीबी जैसे ये कह रही हैं वैसे ही करो। मेरा मुआवजा, वो हट दर्मी से बोली। इससे पहले कि इस्माइल जेब में हाथ डालता, हिना ने अपना पर्स खोला और चंद बड़े बड़े नोट उसकी जानिब बढ़ाती हुई बोली, पूरे हैं या मज़ीद दूँ? शुक्रिया मैडम, पूरे हैं। उसने हिना के हाथ से नोट झपटे। रकम देकर उसके लहजे में ताज़ीम डर आई थी। उसके बाहर निकलते ही हिना इस्माइल की तरफ मतवज्जे हुई। जब मैंने कह दिया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद भी ये यहाँ क्यों मौजूद थी? आपकी आमद से चंद दिन पहले ही आई थी। मैंने सोचा आप खुद आकर इसे चलता करेंगी। अगर मैं ना आती फिर मैं खुद निकाल देता। उसने ये फिक्रा इस अंदाज में कहा कि हिना खिलखिला के हंस पड़ी। इस्माइल ने मबहूत होकर उसे देखते हुए सोचा, अगर इसे अपनी हंसी का तबाहकारी का पता होता तो ये कभी भी इस तरह ना हंसती। ऐसे क्या देख रहे हो? इस्माइल के उस अंदाज में घूरने पर वो महजूब सी हो गई। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो बौखला गया था। ये पहले वाली हिना नहीं थी। चंद दिनों में ये तब्दीली कैसे आई थी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। शाहजी, हिना कुछ कहने लगी थी कि अचानक दरवाज़ा धकेलते हुए 2 पुख्ता उम्र के आदमी अंदर दाखिल हुए। इस्माइल को देखते हुए उन चेहरों पे जो दरिंदगी हुईदा हुई वो इस्माइल को ख़तरे का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी। शायद मुझे घेर लिया गया है। मुझे इस हसीन नागिन पे एतबार नहीं करना चाहिए था। एक सोच सरद से उसके दिमाग में उभरी। हिना के हुस्न से मुतासिर होने वाले दिल में उसकी नफ़रत उभरी, मगर वो उस सोच और नफ़रत को सर से झटक कर उनका घेरा तोड़ने की तदबीर सोचने लगा। अगर वो फाजिल खान के हाथ चढ़ जाता तो उसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती थी। अपनी बेटी को चारा बनाकर उसने बहुत बड़ी चाल चली थी। दोनों आदमी जरहाना अंदाज में इस्माइल की तरफ पड़े। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अचानक हैरान खड़ी हिना ने गुस्सीले लहजे में पूछा। हिना की बात को दरखोर इतना ना समझते हुए उनकी पेशकदमी जारी रही, लेकिन इससे पहले कि वो इस्माइल के करीब पहुँचते वो हवा में उछला और उसकी सीधी किक सामने वाले की छाती पे लगी। वो पुश्त के बल ज़मीन पे गिर पड़ा। दूसरे ने जेब में हाथ डालकर हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन गिरने के साथ ही इस्माइल अपने बाएं पाँव पे घूम गया। उसका दायां पाँव दूसरे आदमी की गर्दन पे लगा और वो भी दूसरे के साथ लेट गया। उसी अवस्था में पहला आदमी उछलकर खड़ा हुआ, लेकिन यह खड़ा होना उसे रास नहीं आया कि इस्माइल ने अपनी मूवमेंट में ठहराव नहीं आने दिया। दायां कदम ज़मीन पे लगते ही वो उसी कदम पे उछला और बायां घुटना खड़े होने वाले की पसलियों के नीचे टकराया। ओह की आवाज़ के साथ वो दौड़ा हुआ और सजदे के अंदाज में फर्श पर ढेर हो गया।
डोल के लिहाज से वो इस्माइल के बराबर के थे, मगर जिस्मानी दाव पेच से नावाकिफ होने की वजह से आसान टारगेट साबित हुए। इस्माइल ने झुककर उनकी जेबों की तलाशी ली। एक की जेब से 30 बोर पोस्टल बरामद हुआ, मगर दूसरे की जेब से निकलने वाले पिस्टल को देखकर इस्माइल की बातें खिल गई। वो ग्लॉक 19 ऑस्ट्रिया का इजाद करदा आला क्वालिटी का पिस्टल। उसका वेपन इंस्ट्रक्टर उस पिस्टल की बड़ी तारीफ किया करता था। वजन में आम पिस्टल्स के मुकाबले में हल्का, जिसामत में छोटा, लेकिन कारकर्दगी में बहुत आगे था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दौरान फायर उसमें रुकावट नहीं आती थी, वरना आम पिस्टल अमूमन ज़्यादा फायर होने के बाद रुकने लगते हैं। 30 बोर कमरे के कोने की तरफ उछालकर उसने ग्लॉक सीधा किया। फाजिल खान के तमाम कुत्ते किसी न किसी तरह उसकी बर्बादी में मुलव्विस रह चुके थे। उन सब के लिए वो अपने दिल में रहम की रमक भी नहीं पाता था। नहीं शाजी नहीं। उसका इरादा भांपते ही हिना चीखते हुए उसकी जानिब बढ़ी। उसका इरादा इस्माइल की कलाई पकड़ने का था, मगर उसके बजाय उसका हाथ पिस्टल पर पड़ा और उसने बदहवासी में पिस्टल ही को अपनी जानिब खींच लिया। इस्माइल की उंगली ट्रैगर गार्ड के अंदर थी। उसने ट्रैगर से उंगली हटाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो बर वक्त उंगली ना हटा सका। हिना के खींचने से ट्रैगर प्रेस हुआ और कमरा ग्लॉक के फायर से गूंज उठा, जिसके साथ हिना की चीख शामिल थी। वो अपने पेट पे हाथ रखकर नीचे झुकती चली गई। हिना! इस्माइल चीखते हुए नीचे बैठा। हिना होश में थी और उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात वाज़े थे। इस्माइल ने पिस्टल जेब में डालकर हिना के गले में झूलता दुपट्टा सरद से उसके पेट पर बांधा और उसे बाजों में भरकर कमरे से बाहर निकल आया। हिना के होंठों से दर्द भरी कराहें निकल रही थी, मगर उसने इस्माइल से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। इर्द गिर्द के कमरों से इक्का दुक्का आदमी सूरत हाल जानने के लिए बाहर झांकने लगे, मगर वो उन पर तवज्जो दिए बगैर लिफ्ट की तरफ दौड़ता चला गया। लिफ्ट के करीब पहुंचते ही अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया और उसने सामने आते उधेड़ उम्र के बेरे से पूछा, भाई साहब प्लीज़ होटल के अगबी रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई कर दो। होटल के सामने मेरे दुश्मन मौजूद हैं और उनसे उलझने की सूरत में मेरी बीवी की जान जा सकती है। आप देख सकते हैं कि इसे गोली लगी और इसे फिलफौर तिबी इमदाद की ज़रूरत है। मगर यार, अगर मगर का टाइम नहीं है, मेरा एक एक सेकंड कीमती है। मैं कहीं भाग नहीं सकता। होटल के रजिस्टर में मेरा एड्रेस नोट है, लेकिन इस वक्त मेरा गायब होना बहुत ज़रूरी है। एक लम्हे वो तजब्जुब का शिकार नजर आया, मगर फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हुए वो पीछे मुड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। इस्माइल की लजाजत से ज़्यादा उस पर हिना की कराहों के ने असर किया था। थोड़ी देर बाद वो बेरे की मोईद में होटल की अगबी सीढ़ियों से होता हुआ होटल की पुष्ट में मौजूद छोटे से गेट से बाहर आ गया। होटल की अगबी जाने में मसरूफ शाहरा थी। करीब से गुजरने वाली टैक्सी को उसने आवाज़ से उसकी खुशकिस्मती कि टैक्सी खाली थी उसके हाथों को मशगूल देकर टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। वो हिना को साथ लिए पिछली नशिस्त पे बैठ गया और बैठते साथ बोला, किसी अच्छे से प्राइवेट क्लिनिक में चलो जो सबसे नज़दीक हो। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाजी कसम से मैंने नहीं, आराम से लेटी रहो, मुझे पता है। इस्माइल ने उसके होंठों पे हाथ रखते हुए बोला, क्या पता है? यही कि तुमने मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार नहीं की। अलबत्ता ये तेरे वालिद की साजिश हो सकती है। नहीं। इस्माइल को महसूस हुआ कि वो अपनी सफाई पेश के बगैर खामोश नहीं होगी। उसे बोलने में जितनी दिक्कत हो रही थी वो वाज़ेह थी। उसने एक मरतबा फिर उसके होंठों पे मोहर लगा दी, मगर इस मरतबा उसने अपना हाथ इस्तेमाल नहीं किया था। हिना के जर्द पड़ते चेहरे पे हया की लाली फैल गई, लेकिन इस्माइल की उस हरकत का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दोबारा उसने सफाई पेश करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ड्राइवर, इसे जानते हो? इस्माइल ने ग्लॉक जेब से निकाल कर सामने किया। वो खूबसूरत डिज़ाइन का पिस्टल मुखालिफ के लिए किसी दरिंदे से भी ज़्यादा भयानक था। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। ड्राइवर ने बैक मिरर में पिस्टल की झलक देखते हुए रोनी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें लूट नहीं रहा, सिर्फ ये बावर करा रहा हूँ कि अगर तुमने किसी को भी ये बताया कि तुमने हमें किसी जगह पे ड्रॉप किया तो शायद उसके बाद तुम्हें किसी दूसरी गलती का मौका ना मिले। खुदा कसम किसी को नहीं बताऊँगा। कस्में खाने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे जिस अस्पताल में ले जाओगे उसका पता तुम्हें या मुझे होगा, इसलिए मेरे दुश्मन या पुलिस वहाँ पहुँची तो उसका सीधा साधा मतलब ये होगा, तुम्हें तिबी मौत पसंद नहीं। पुलिस को किसी और जरिए से भी तो इत्तला मिल सकती है। फिक्र मत करो, पुलिस में अपने काफ़ी जानने वाले मौजूद हैं, बात छुप नहीं सकेगी। ड्राइवर थूक निकलता हुआ खामोश हो गया। वो लाजमन उस वक्त को कोस रहा था जब उसने इस्माइल की आवाज़ पे टैक्सी रोकी थी। जल्दी वो एक खूबसूरत इमारत के करीब गाड़ी रोकता हुआ बोला, जनाब इस जगह इलाज तो काफ़ी महंगा है, मगर डॉक्टर बहुत तजर्बेकार हैं, ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद है। गुड, गाड़ी अंदर ले चलो। और ड्राइवर सर हिलाते हुए गाड़ी अस्पताल के अंदर ले गया। इस्माइल ने जेब से 2 बड़े बड़े नोट निकाल कर ड्राइवर की गोद में फेंकते हुए बोला, ये तेरा इनाम है।
ड्राइवर ने उसका शुक्रिया अदा किया मगर वो उसकी बात पे तवज्जो दिए बगैर हिना को गोद में उठाए टैक्सी से बाहर निकल आया। हिना के खूबसूरत चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमाया थे। ज़ब्त के बावजूद उसके होंठों से कराहें फिसल रही थी। इस्माइल हॉस्पिटल के अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ा। वो बामुश्किल दरवाजे तक पहुंच पाया था कि 2 नर्सिंग असिस्टेंट स्ट्रेचर धकेलते हुए वहां पहुंच गए। इस्माइल ने हिना को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। जैसे ही उन्होंने स्ट्रेचर धकेला, हिना ने इस्माइल की कलाई को मजबूती से थाम लिया। हनी, मैं तेरे साथ हूँ। वो उसके साथ कदम बढ़ाता हुआ बोला, और जब तक तुम तंदुरुस्त नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगा। उसकी बात सुनकर हिना के चेहरे पे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने आंखें मूंद ली। सर, इन्हें क्या हुआ है? प्लीज़ आप इस्तकबालिया पे नोट करा दें, हम इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे हैं। ठीक है, कह के वो कोई मुनासिब बहाना सोचते हुए इस्तकबालिया की तरफ बढ़ा। हिना को गोली लगी थी और पुलिस रिपोर्ट के बगैर उन्होंने लाजमन हिना का इलाज शुरू नहीं करना था। इस्तकबालिया काउंटर की तरफ जाते हुए उसकी निगाह दीवार के साथ लगी बड़ी टीवी स्क्रीन पे पड़ी, जिसमें लिबर्टी मार्केट में होने वाले एक धमाके और उसके बाद होने वाली फायरिंग की बाबत खबर नशर हो रही थी। आजकल तो यूँ भी वतन अजीज़ में धमाके और फायरिंग एक मामूल का काम बन गई थी। जी सर, रिसेप्शनिस्ट गर्ल कारोबारी मुस्कुराहट से मुस्तफसर हुई। मेरी मिसेस को गोली लगी और इस वक्त वो इमरजेंसी वार्ड में है। सर, ये तो पुलिस केस है। और बीबी, ये पुलिस केस नहीं है, ये नज़र आ रहा है। उसने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इंसानियत और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्या रिपोर्ट करूं? किस तो बताऊं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊं? मगर सर, आप तो कह रहे हैं कि गोली लगी है। बीबी, अगर तुमने खबर गौर से सुनी होती तो तुम्हें मालूम होता कि धमाके के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी, बल्कि अब तक जारी है। सॉरी सर, आप मरीज़ के पास तशरीफ़ ले जाएं, मैं डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर देती हूँ, बाद में अपना एड्रेस नोट करा देना। थैंक्स। अब ज़रा इमरजेंसी वार्ड की तरफ भी रहनुमाई कर दो। इतना मुश्किल मरहला आसानी से तय होता देखकर उसने इत्मीनान भरी सांस ली। रिसेप्शनिस्ट उसे इमरजेंसी वार्ड के बारे में गाइड करने लगी।